Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम मौर्य साम्राज्य के बाद के भारत को समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही कह सकते हैं उथल-पुथल का दौर था। बिल्कुल, मौर्य साम्राज्य इतना विशाल था, तो उसके बिखरने के बाद क्या हुआ, कौन सी नई शक्तियां उभरी, संस्कृतियों का कैसा मेलजोल हुआ, ये सब जानना बहुत दिलचस्प है। और हम ये सब समझने के लिए तमिलनाडु बोर्ड की कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक उसके अध्याय 7 का सहारा लेंगे। हाँ, यही हमारा मुख्य स्रोत रहेगा। कोशिश करेंगे कि इस जटिल दौर की एक साफ तस्वीर उभर सके। खासकर यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए ये समझना जरूरी है कि कैसे राजनीतिक बिखराव के दौर में भी सांस्कृतिक विकास होता रहा। मतलब सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है ये। सही कहा, इसमें कला है, धर्म है, समाज है, बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, अशोक की मृत्यु हुई, मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। फिर क्या, पहला बड़ा बदलाव क्या था? देखिए, जैसे ही केंद्र कमजोर होता है तो जो दूर के प्रांत होते हैं वो स्वतंत्र होने लगते हैं। ये तो स्वाभाविक है। तो एक तरफ तो ये हुआ, और दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम सीमा, जो हमेशा से संवेदनशील रही है, वहां से विदेशी हमले शुरू हो गए। और दक्षिण में, दक्कन में एक बड़ी ताकत उभर रही थी, सातवाहन। ठीक है, तो पहले उत्तर भारत की बात कर लेते हैं। मौर्यों के ठीक बाद कौन आया? शुंग वंश। हाँ, शुंग वंश। इसकी नींव रखी पुष्यमित्र शुंग ने, और विडंबना देखिए, वो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ उसी का सेनापति था। अच्छा, सेनापति ने ही राजा को हटा दिया? जी, लगभग 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। तो ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, शायद सत्ता के चरित्र में भी बदलाव का इशारा था। आप ब्राह्मणवाद के दोबारा उठने की बात कर रही हैं, क्योंकि मौर्य काल में तो बौद्ध धर्म को काफी समर्थन मिला था। हाँ, बिल्कुल। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान फिर से शुरू किए, जिनका जिक्र पाठ्यपुस्तक में है। इसे अक्सर ब्राह्मणवादी परंपराओं को और शायद संस्कृत भाषा को भी फिर से महत्व देने की कोशिश के तौर पे देखा जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि बौद्ध धर्म को दबाया गया या कला वगैरह रुक गई? ऐसा सीधे तौर पर कहना मुश्किल है। हाँ, वैदिक यज्ञों को महत्व मिला, पर कला का संरक्षण भी जारी रहा। जैसे भरहुत स्तूप है, उसे बनवाया तो अशोक ने था, लेकिन शुंग काल में उसका विस्तार हुआ, उसे और सुंदर बनाया गया। तो एक तरह से निरंतरता भी थी। अच्छा, और शुंगों को बाहरी हमलों का भी सामना करना पड़ा था? जी हाँ, बैक्ट्रिया के यूनानियों ने हमला किया था। स्रोत बताते हैं कि वो पाटलिपुत्र तक आ गए थे। पाटलिपुत्र तक? हाँ, लेकिन पुष्यमित्र ने उन्हें सफलतापूर्वक पीछे धकेल दिया। ये उनकी बड़ी सैन्य कामयाबी थी। शुंगों के बाद क्या उनका शासन लंबा चला? शुंगों के बाद एक बहुत छोटा सा दौर आया कण्व वंश का। वासुदेव कण्व ने इसकी स्थापना की, लगभग 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक। सादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए ये। तो मतलब उत्तर भारत में शुंग और फिर कण्व, लेकिन उतनी मजबूती नहीं रही जो मौर्यों के समय थी। बिल्कुल, असली राजनीतिक शक्ति का केंद्र अब दक्षिण की ओर खिसक रहा था, दक्कन में, सातवाहनों की तरफ। हाँ, सातवाहन, इनके बारे में बताइए, ये कहाँ और कब उभरे? सातवाहनों ने दक्कन में, मतलब आज के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला राज्य स्थापित किया। इनके संस्थापक सिमिक माने जाते हैं। लेकिन सबसे प्रसिद्ध शासक तो शायद गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। हाँ, बिल्कुल, पाठ्यपुस्तक भी उन्हीं को सबसे महान बताती है। उनका समय लगभग पहली सदी ईस्वी के आखिर और दूसरी सदी की शुरुआत का है। उनकी माँ थीं गौतमी बालश्री। उनके नासिक शिलालेख में गौतमी पुत्र की बहुत प्रशंसा है। क्या लिखा है उस शिलालेख में? उसमें उन्हें शक, यवन, पहलव, निषूदन कहा गया है, मतलब शकों, यूनानियों और पार्थियनों का नाश करने वाला। उन्होंने शक राजा नहपान को बुरी तरह हराया था। इससे उनके साम्राज्य विस्तार और ताकत का पता चलता है। जबरदस्त। पर सातवाहनों का योगदान सिर्फ लड़ाइयों तक सीमित नहीं था ना? संस्कृति के क्षेत्र में भी उनका काफी नाम है। हाँ, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। उन्होंने धर्म के मामले में काफी सहिष्णुता दिखाई। बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद दोनों को ही उन्होंने संरक्षण दिया। अच्छा, दोनों को?
कैसे? एक तरफ तो उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को जमीन दान दी, उनके रहने के लिए विहार बनवाए, पूजा के लिए चैत्य बनवाए। अमरावती का जो मशहूर स्तूप है उसकी मरम्मत एक सातवाहन राजा वशिष्ठिपुत्र पुलमाई ने करवाई थी। नागार्जुन कोंडा में भी बहुत सुंदर बौद्ध वास्तुकला मिलती है। और दूसरी तरफ ब्राह्मणवाद? हाँ, उन्होंने अश्वमेध और राजसूय जैसे बड़े वैदिक यज्ञ भी किए। तो ये दिखाता है कि वो दोनों ही परंपराओं का सम्मान करते थे। शायद उस वक्त समाज ही ऐसा था। और भाषा साहित्य? उन्होंने प्राकृत भाषा को राजकीय संरक्षण दिया। एक सातवाहन राजा हुए हाल, वो खुद बड़े कवि थे। उन्होंने प्राकृत में कविताओं का एक संग्रह संकलित किया, गाथा सप्तशती या सत्तसई। इसमें आम लोगों की भावनाओं, उनके जीवन की झलक मिलती है। वाह! तो सातवाहनों ने दक्कन में एक तरह से स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि का दौर लाया। बिल्कुल, उन्होंने एक मजबूत क्षेत्रीय पहचान बनाई। चलिए अब जरा वापस उत्तर पश्चिम की तरफ चलते हैं। मौर्यों के कमजोर पड़ते ही वहां तो जैसे दरवाजे खुल गए विदेशी आक्रमणकारियों के लिए। हाँ, वो पूरा इलाका जैसे एक वैक्यूम बन गया था और मध्य एशिया से एक के बाद एक कई समूह आए। सबसे पहले थे हिंद यूनानी, यानी इंडो ग्रीक्स। ये कहाँ से आए थे? ये असल में बैक्ट्रिया यानी उत्तरी अफगानिस्तान के इलाके में जो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के बाद स्वतंत्र हो गए थे वो थे। उन्होंने हिंदुकुश पहाड़ पार किया और उत्तर पश्चिम भारत के काफी बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। शुंगों के लिए ये सीधी चुनौती थे। और इनमें सबसे मशहूर राजा मिनांडर हुआ, है ना? हाँ, मिनांडर या मिलिंद लगभग 165 से 145 ईसा पूर्व। राजधानी थी शकल यानी आज का सियालकोट। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो मतलब मिलिंद के प्रश्न बहुत प्रसिद्ध है। इसमें राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच गहरी दार्शनिक बातचीत का ब्यौरा है। क्या उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था? ऐसा माना जाता है। हाँ, उस ग्रंथ से तो यही लगता है। और यहीं से वो गांधार कला की बात भी शुरू होती है। हाँ, कह सकते हैं कि नींव पड़नी शुरू हुई। भारतीय और यूनानी कला का मेलजोल यहीं से शुरू हुआ। बुद्ध की मूर्तियों में यूनानी शैली का प्रभाव दिखने लगा। हालांकि ये कला पूरी तरह विकसित बाद में कुषाणों के समय हुई। ठीक है, तो हिंद यूनानियों के बाद कौन आया? उनके बाद आए शक, जिन्हें सिथियन भी कहते हैं। ये मध्य एशिया की घुमक्कड़ जनजातियां थीं। इन्होंने पहले बैक्ट्रिया और पार्थिया पर कब्जा किया, फिर हिंद यूनानियों को हटाकर भारत में घुस आए। और इनका शासन कहाँ-कहाँ फैला? किताब के मुताबिक इनके शासन के 2 मुख्य केंद्र या शाखाएं थीं। एक तो उत्तरी क्षत्रप, जिनकी राजधानी तक्षशिला थी, और दूसरे पश्चिमी क्षत्रप, जो महाराष्ट्र और गुजरात के इलाके में थे। ये क्षत्रप एक तरह से गवर्नर होते थे। शकों में सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था? पश्चिमी क्षत्रपों में रुद्रदामन प्रथम का नाम सबसे बड़ा है, लगभग 130 से 150 ईस्वी। उनका जूनागढ़ या गिरनार का शिलालेख बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्या खासियत है उस शिलालेख की? पहली बात तो ये कि ये संस्कृत में लिखा गया शायद पहला लंबा शिलालेख है। अच्छा, संस्कृत में? हाँ, और इसमें रुद्रदामन की विजयों के अलावा सुदर्शन झील की मरम्मत करवाने का जिक्र है। ये वही झील है जिसे मौर्यों ने बनवाया था। तो ये उसके अच्छे शासक होने और संस्कृत को बढ़ावा देने का प्रमाण है। ये सवाल अक्सर आता है परीक्षाओं में। ये जरूर याद रखना होगा। तो शकों के बाद कहानी यहीं खत्म नहीं हुई होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। शकों के बाद आए कुषाण। ये शायद सबसे शक्तिशाली साबित हुए इन विदेशी समूहों में। कुषाण कहाँ से आए थे? ये मूल रूप से पश्चिमी चीन के यूची कबीले की एक शाखा थे। वहां से खदेड़े गए तो मध्य एशिया होते हुए पहले बैक्ट्रिया आए, फिर काबुल घाटी और गांधार पर कब्जा किया। और भारत में कुषाण वंश की नींव किसने रखी? पहला शासक था कुजुल कटफिसिस। उसने काबुल घाटी और गांधार पर कब्जा किया, लेकिन साम्राज्य को असली विस्तार दिया उसके बेटे विमा कटफिसिस ने। विमा कटफिसिस, उसने क्या किया? विमा कटफिसिस ने उत्तर पश्चिम भारत में मथुरा तक अपना राज्य फैलाया और उसने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चलाए हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। उसके सिक्कों पर शिव की आकृति मिलती है, तो लगता है वो शैव था। और फिर आता है कुषाणों का सबसे महान राजा कनिष्क, भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा नाम। हाँ, कनिष्क। यहां से तो कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। माना जाता है कि उसका राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ और इसी तारीख से शक संवत शुरू हुआ, जिसे आज भी भारत सरकार इस्तेमाल करती है। अच्छा, तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी,
जो कि कुषाण था। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर तथ्य यही है। कनिष्क कुषाण था, पर उसके शुरू किए संवत को शक संवत कहते हैं। उसका साम्राज्य बहुत विशाल था, मध्य एशिया से लेकर बनारस तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मालवा तक। राजधानी कहाँ थी? मुख्य राजधानी तो पुरुषपुर थी, यानी आज का पेशावर। लेकिन मथुरा भी एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था, राजनीतिक भी और कला का भी। कनिष्क का नाम सुनते ही बौद्ध धर्म का ख्याल आता है। क्या कनेक्शन था? गहरा कनेक्शन था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसे बहुत संरक्षण दिया। लेकिन मजेदार बात यह है कि उसके सिक्कों पर बुद्ध के साथ साथ यूनानी, ईरानी और हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी मिलती हैं। हाँ, ये तो काफी सहिष्णु लगता है। बिल्कुल, शायद ये उसके विशाल और बहुसांस्कृतिक साम्राज्य को दिखाता है, या फिर उसकी अपनी धार्मिक सोच ऐसी ही थी। और उसके समय बौद्ध धर्म में भी एक बड़ा मोड़ आया, महायान शाखा का उदय। एकदम सही। कनिष्क के समय और उसके संरक्षण में महायान बौद्ध धर्म बहुत फैला। इसकी खासियत थी बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्ति पूजा और पूजा पाठ के तौर तरीके। ये पुरानी हीनयान या थेरवाद परंपरा से काफी अलग था। और चौथी बौद्ध संगति भी कनिष्क ने ही करवाई थी। जी हाँ, कश्मीर के कुंडल वन में इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और उपाध्यक्ष थे मशहूर विद्वान अश्वघोष। यहीं पर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर लंबी चर्चा हुई, त्रिपिटक पर टीकाएं लिखी गईं और महायान सिद्धांतों को एक तरह से अंतिम रूप दिया गया। अश्वघोष का नाम आपने लिया, और भी विद्वान थे कनिष्क के दरबार में? हाँ, कई बड़े नाम हैं। वसुमित्र तो थे ही, अश्वघोष ने संस्कृत में बुद्ध चरित लिखी, जो बुद्ध की जीवनी है। नागार्जुन जैसे महान दार्शनिक भी उसी के समकालीन थे। और तो और आयुर्वेद के महान आचार्य चरक, जिनकी चरक संहिता आज भी पढ़ी जाती है, वो भी संभवतः कनिष्क के ही दरबार में थे। चरक भी? वाह! तो कनिष्क सिर्फ धर्म और युद्ध तक सीमित नहीं था, हाँ। विद्वानों और कला का भी संरक्षक था। हाँ, बिल्कुल। और कला में खासकर गांधार कला, वो कनिष्क के समय में अपने चरम पर पहुंची। गांधार कला, इसका जिक्र बार बार आ रहा है। थोड़ा और समझाएंगी इसके बारे में? क्या थी ये शैली? देखिए, गांधार कला जो थी वो उत्तर पश्चिम भारत यानी गांधार क्षेत्र में फली फूली। इसमें भारतीय विषय खासकर बौद्ध धर्म से जुड़े, लेकिन उनको बनाने का जो ढंग था उसमें यूनानी रोमन प्रभाव बहुत गहरा था। जैसे बुद्ध की मूर्तियां, उनके घुंघराले बाल, कपड़ों की सिलवटें, शरीर की बनावट में एक तरह का यथार्थवाद, ये सब यूनानी कला की देन थी। तो थीम भारतीय, स्टाइल विदेशी, ये मिश्रण था। और इसी समय मथुरा में भी एक कला शैली चल रही थी, है ना? वो इससे अलग थी? हाँ, मथुरा कला काफी अलग थी। वो ज्यादातर स्वदेशी थी। उसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था और मूर्तियों में एक अलग तरह का भाव था, भारतीय सौंदर्य बोध कह सकते हैं। मथुरा में सिर्फ बुद्ध ही नहीं, जैन तीर्थंकरों और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी खूब बनी। पाठ्यपुस्तक साफ कहती है कि मथुरा कला इंडो ग्रीक नहीं थी। समझ गया। तो गांधार में बाहरी प्रभाव ज्यादा, मथुरा में स्वदेशी, मोटे तौर पे कह सकते हैं। हाँ, तो हमने देखा कि कैसे मौर्यों के बाद का भारत राजनीतिक तौर पर तो बटा हुआ था, पर सांस्कृतिक रूप से कितना सक्रिय और रचनात्मक था। बहुत कुछ नया बन रहा था, मिल रहा था। बिल्कुल, स्वदेशी और विदेशी तत्वों का ऐसा संगम हो रहा था। चलिए, अब जरा अध्याय के आखिर में जो प्रश्नोत्तर दिए हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। इससे मुख्य बातें और पक्की हो जाएंगी। जैसे रिक्त स्थान भरने वाले सवाल हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक? सिमुक। हाँ, सिमुक। कनिष्क की राजधानी? पुरुषपुर, पेशावर। कनिष्क का चिकित्सक? चरक। अश्वघोष की रचना? बुद्ध चरित, संस्कृत में। ठीक है, अब सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न हैं। शुंग? पुष्यमित्र शुंग, संस्थापक। शक? रुद्रदामन प्रथम, सबसे प्रसिद्ध शासक। कुषाण? कनिष्क, सबसे महान। मिंद यूनानी? मिनांडर या मिलिंद। बढ़िया। अब कुछ कथन है, सही या गलत पहचानना है। जैसे, क्या शुंगों ने संस्कृत को बढ़ावा दिया? हाँ, कह सकते हैं। उनके समय में ब्राह्मणवाद और वैदिक यज्ञों का पुनरुत्थान हुआ और रुद्रदामन के शिलालेख से पता चलता है कि संस्कृत महत्वपूर्ण हो रही थी। तो शायद हाँ। क्या सातवाहनों ने तेलुगु को राजकीय भाषा बनाया? नहीं, पाठ्यपुस्तक प्राकृत का जिक्र करती है। राजा हाल की सत्तसई प्राकृत में है, तो तेलुगु नहीं, प्राकृत। क्या महायान बौद्ध धर्म पाली भाषा का इस्तेमाल करता था? नहीं, महायान में संस्कृत का प्रयोग बढ़ा। पाली ज्यादातर थेरवाद या हीनयान से जुड़ी है। क्या मथुरा कला इंडो ग्रीक
शैली थी? नहीं, अभी हमने बात की, वो स्वदेशी शैली थी। गांधार कला में इंडो ग्रीक प्रभाव था। ठीक है, कुछ और सत्य असत्य हैं। शुंगों ने ब्राह्मणवाद और अश्वमेध यज्ञ को पुनर्जीवित किया। सत्य, हाँ, ये सही है। मिनांडर बैक्ट्रियन यूनानी था। सत्य, हाँ, इंडो ग्रीक या बैक्ट्रियन। नासिक पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। असत्य, नासिक पश्चिमी दक्कन में है, तट पर नहीं। सातवाहन साम्राज्य के अंदर जरूर था, बंदरगाह नहीं। गांधार कला भारतीय और ग्रीको रोमन तत्वों का मिश्रण थी। सत्य, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा। अब कुछ विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी, मिनांडर, अश्वघोष, मथुरा कला शैली, इन पर तुमने काफी बात कर ली है। हाँ, गौतमीपुत्र सातकर्णी महान विजेता, शको यवनों को हराने वाला। मिनांडर वो इंडो ग्रीक राजा जिसने बौद्ध धर्म अपनाया, मिलिंद पन्हो। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि, बुद्ध चरित के लेखक। और मथुरा कला स्वदेशी शैली, लाल बलुआ पत्थर, बौद्ध जैन हिंदू मूर्तियां। फिर संक्षेप में उत्तर देने वाले प्रश्न है, शुंग शासन का महत्व, सातवाहनों का सांस्कृतिक योगदान, गांधार कला की मुख्य विशेषताएं, ये भी हमारी चर्चा में आ गए हैं। हाँ, शुंगों का महत्व, मौर्यों के बाद उत्तर भारत को संभालना, ब्राह्मणवाद को बल देना, यूनानियों का सामना करना, सातवाहनों का सांस्कृतिक योगदान, धर्म, बौद्ध और ब्राह्मणवाद दोनों, कला, अमरावती नागार्जुन कोंडा, और साहित्य, प्राकृत सतसई में, और गांधार कला की विशेषता, भारतीय थीम और ग्रीको रोमन शैली का मिश्रण। और अंत में विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न है सातवाहनों के इतिहास और कनिष्क की उपलब्धियों पर। ये तो हमारी चर्चा के केंद्र में ही रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये एक तरह से पूरे अध्याय का सार हमारी बातचीत में आ गया। हाँ, कोशिश तो यही थी। अगर हम प्रीलिम्स के नजरिए से बिल्कुल मुख्य बिंदुओं को समेटना चाहें तो क्या क्या जरूर याद रखना चाहिए? ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंटर्स। राजवंश, शुंग, कण्व, सातवाहन, हिंद यूनानी, शक, कुषाण। क्रम याद रखना भी ठीक रहता है। शासक, पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, मिनांडर, रुद्रदामन प्रथम, कनिष्क। ये तो बहुत जरूरी हैं। घटनाएं तिथियां, शक संवत 78 एडी, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क, कश्मीर। खास शब्द योगदान, ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान, भरहुत स्तूप, सतसई या गाथा सप्तशती, नासिक शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख, रुद्रदामन संस्कृत, गांधार कला, मथुरा कला, महायान बौद्ध धर्म, बुद्धचरित, अश्वघोष, चरक चिकित्सक, पुरुषपुर, कनिष्क की राजधानी। ये सब पता होने चाहिए। बहुत अच्छे। और अगर मेंस परीक्षा के लिए सोचें तो इस पूरे दौर से क्या बड़ी तस्वीर उभरती है, क्या इंसाइट्स मिलते हैं? मेंस के लिए सबसे बड़ा इंसाइट तो यही है कि राजनीतिक बिखराव का मतलब हमेशा सांस्कृतिक पतन नहीं होता। यहाँ तो उल्टा हुआ। हाँ, ये दिलचस्प है। इस दौर में जबरदस्त सांस्कृतिक मेलजोल और विकास हुआ। अलग अलग संस्कृतियां टकराईं भी और मिली भी। ब्राह्मणवादी परंपराएं फिर से मजबूत हुईं। बौद्ध धर्म ने महायान का नया रूप लिया। बाहर से आए यूनानी रोमन प्रभाव ने गांधार जैसी नई कला को जन्म दिया। क्षेत्रीय ताकतें जैसे सातवाहन उभरे और उन्होंने अपना अलग योगदान दिया। तो ये दौर दिखाता है कि भारतीय संस्कृति कैसे बाहरी प्रभावों को आत्मसात करके और अपनी जड़ों से जुड़कर विकसित होती रही है। बिल्कुल, ये सिंथेसिस, ये संश्लेषण इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है और इसका असर बहुत लंबे समय तक रहा। इसने भारत के धर्म, कला, समाज सबको प्रभावित किया। तो आज हमने मौर्योत्तर भारत के इस जटिल पर बहुत ही आकर्षक दौर को समझने की कोशिश की। देखा कि कैसे सत्ता बदली, सरहदें बदली, लेकिन विचारों और कला का प्रवाह बना रहा। हाँ, स्वदेशी हो या विदेशी, सबने मिलकर भारत के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिए कि इस दौर में जो संस्कृतियों का इतना गालमेल हुआ, ब्राह्मणवाद का फिर से उठना, बौद्ध धर्म का बदलना, यूनानी रोमन कला का आना, इसने हमारी आज की भारतीय पहचान को कैसे शक्ल दी होगी? क्या आज भी हम अपने आसपास उस दौर के असर देख सकते हैं? अपनी कला में, अपने रीति रिवाजों में, अपनी सोच में? ये सोचने लायक सवाल है। शायद इसके जवाब ढूंढने में इतिहास को और खंगालने का मजा आए। बिल्कुल। तो इस पर सोचिएगा और जानने के लिए पढ़ते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.